हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशंस चल रहा है वो दो टॉपिक में, यानी कि अभी हम दो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। मंडे से लेकर के सैटरडे तक एम लक्ष्मीकांत और संडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में। चाहे आप इसे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं या आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन है, इसको हमने क्या कर रखा है, अभी यूनिट वाइज डिवाइडेड कर रखा है ताकि इसमें कोई भी हमारा सब्जेक्ट छूट ना सके। जैसे हमारा जो पहला यूनिट था हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। तो हिस्ट्री तो हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था, डिस्कस कर लिया। अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी यूनिट 2। जो हमारे यूनिट 2 चल रहा है सीरीज, इसमें भी हमारा भी क्या चल रहा है, लास्ट सीरीज चल रहा है जो कि जुडिशरी एंड लीगल राइट्स का। दो यानी कि 3-4 लेक्चर इसके भी रहेंगे, तब उसके बाद हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी, जिसमें हम इंडियन जियोग्राफी भी कंप्लीट करेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी भी कंप्लीट करेंगे। जियोग्राफी भी हमारी क्या होगी, 4 सीरीज में डिवाइडेड होगी। पहला होगा फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा होगा वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, तीसरा जियोग्राफी ऑफ इंडिया, चौथा होगा एग्रीकल्चर। देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस निकल के आए वो आए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करो, लोग मेनली कहते हैं 10 साल का, मैं यहाँ पे 27 साल का लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हिस्ट्री और जियोग्राफी का ही देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि किसमें से कितने क्वेश्चंस निकल के आए। जब यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जो कि होगा हमारा कंप्लीटली इकोनॉमिक्स बेसिस पे। इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम जो अभी तक क्लास 9th और जो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है, उससे के बाद मतलब 9th-10th की कंप्लीट हो चुकी है, अभी रह गई है 11th क्लास की और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। इसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तब हम अपना यूनिट 4 भी अब स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा लेक्चर 26 रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल के जो क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं ना, जो पूछे गए हैं, वो डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से ही पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत और पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है तो आप अपना पॉलिटी के अंदर में मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिट है डिवाइडेड है, इसमें हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कितने आगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारे यूनिट फर्स्ट था, ये सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके वीडियो देख सकते हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं, जिसमें हमने 4 सीरीज डिस्कस किया था। पहला था हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा था मिडिवल, तीसरा था मॉडर्न और चौथा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब हम एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमने टोटल 137 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन 27 साल के में, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछे थे। इसके लिए आप जो बुक में रिकमेंडेड करना चाहूंगा, आप सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, तो आपका आधा एशियंट कंप्लीट हो जाएगा। एशियंट के साथ साथ इसमें आपका क्या है, आर्ट एंड कल्चर भी काफी हद तक क्या है, कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। उसके बाद हमने मिडिवल डिस्कस किया था। मिडिवल हिस्ट्री में हमने टोटल 108 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस निकल के आए थे, जो पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस किया था 121। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री सीरीज में, तो वो पूछा गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 190 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस नंबर है आप उससे एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री में, वो पूछे गए 526 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से। अगर आप इसको 1995 से लेकर के अभी तक अगर आप काउंट करके चलो, आप एस्टिमेट 2021 तक लेके चल लो, अगर आप 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हो तो इसमें प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में जो 500 से ज्यादा 550 क्वेश्चन है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से निकल के आया है। तो आप इस नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हिस्ट्री आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी है। फिर आता है हमारा यूनिट 2, जो कि है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। इसमें भी हमारी 4 सीरीज थी।
पहला सीरीज था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा हमने पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम जो एम लक्ष्मीकांत में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पे। तो इसीलिए हमने जो यूनिट 3 था हमारा, सॉरी सीरीज जो 3 था पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, हमने पहले कर लिया था। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हुआ तब उसके बाद हमने गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी हमारा चल रहा है जुडिशरी एंड लीगल राइट और जो इसके इशू है। तो जुडिशरी से रिगार्डिंग जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिसे आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, इस पे हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये सारे क्वेश्चंस इसमें जो है वो डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत की आप बुक उठा करके देख ले और तब क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट उसी में मिलेगा सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक लाइन टू लाइन। 3 से 4 लेक्चर के बाद हमारा क्या है, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 जो कि होगा हमारा जियोग्राफी का। जियोग्राफी सॉरी इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ जियोग्राफी के लिए भी यहाँ से। तो देखिए जियोग्राफी, और हाँ एक चीज इसमें और मैं मिस कर गया, जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम से अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 101 क्वेश्चन। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए 132 क्वेश्चन। पंचायती राज से बात करें तो इसमें 31 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि अब ये 31 क्वेश्चन को अगर आप 27 ईयर से एनालाइज कर लो तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी से पूछा गया है। जुडिशरी की बात करते तो इसमें अभी तक टोटल 55 क्वेश्चन हैं, यानी कि आप एस्टिमेट लगा लो तो 2 क्वेश्चन पर ईयर इससे निकल के आ रहे, एक क्वेश्चन पंचायती राज से निकल करके आ रहा है। आप इससे एस्टिमेट करके देख लो तो एवरेज आपको पता चलता जाएगा कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि इसमें भी हमारा क्या चलेगा, 4 सीरीज चलेगा। पहला सीरीज होगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके लिए आप जीसी लियोन बुक पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्वेश्चंस निकल के आए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे गए 515, और पॉलिटिकल में कितना था, 319 क्वेश्चन। सबसे क्वेश्चन जो फिजिकल ज्योग्राफी से निकल के आया वो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, 123। वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 89 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो है 233 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर से बात करते तो 70 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस के नंबर से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंस भी पता चल गया होगा कि ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं या एनालाइज करते हैं तो हमें इससे सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि सिलेबस आप इससे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि सिलेबस आप छोटा कर सकते हो। कैसे कि जब आप सिलेबस एनालाइज करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करोगे तो इसमें आप 3 चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। 3 चीजें में क्या है, पहला आता है वी मस्ट, ये आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना। उसके बाद आ जाता है वी शुड, और फिर वी कुड। वी मस्ट में यानी कि आप कॉमनली देख लो, जैसे आप भी मैंने कुछ क्वेश्चंस के नंबर बताए कि 137 क्वेश्चन हिस्ट्री से, मिडिवल से 108, मॉडर्न से क्वेश्चंस निकल के आ रहे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से निकल के आ रहे। ये आपके लिए क्या है, अगर आप ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एनालाइज कर लो, जो क्वेश्चंस नंबर से आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए क्या है, वी मस्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों तो आपके लिए वी मस्ट है। अगर आप इन सीरीज के भी अगर आप टॉपिक एनालाइज कर लो, ये जो हेडिंग जो हमारी टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम या एशियंट मिडिवल, तो आपको इससे ये एनालाइज हो जाएगा कि आपको क्या सबसे ज्यादा पढ़ना है,
वी मस्ट में आपके लिए यही आता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसको स्किप करके नहीं चल सकते। वी शुड, जिसमें कि अगर क्वेश्चंस आ रहे तो आप इतनी पकड़ होनी चाहिए कि अगर इससे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, जिसके आने या ना आने के जो चांसेस होते हैं वो आप वी शुड में मेंशन करके चल सकते हैं कि आप फिर भी उसको कवर करके चले। वी कुड, अगर वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इससे स्किप नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यही चीजें आपके लिए हेल्प करता है कि वो आप उसमें से किस तरीके से सिलेबस से टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और किसको आप छोड़ सकते हो या किस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं वो निकल करके आ रहे हैं 385। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें से जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 103। प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इससे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 136। एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इससे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें से जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 57। और इंडियन टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इससे जो क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 58। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस के नंबर को आप एनालाइज कर ले और सिलेबस को एनालाइज करके देखो जो टॉपिक अभी यहाँ पे हम सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चंस कितने ज्यादा निकल करके। आप इन सब टॉपिक पे अगर आप पकड़ अच्छे से बना लेते हो तो आपका 100% चांस है कि आपका प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो आप एक बार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार साइड में सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर, जैसे भी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का ही डिस्कशन चल रहा है, तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जितने भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उनका स्टार्टिंग में जब आप उनसे सजेशंस पूछोगे तो वो मेनली दो चीज़ तो कॉमनली ही बताते हैं, जिसकी रियलिटी आपको यहाँ से पता चल रही होगी कि क्यों लोगों के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले सिलेबस एनालाइज करें। सिलेबस एनालाइज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिलेबस में आप तीन चीजें, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, व्हाटएवर, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये तीन चीज जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, किस पे आपको फोकस देके चलना है और क्या आप छोड़ भी सकते हो या उस पर एक ओवरव्यू लेके चल सकते हो, वी मस्ट, वी शुड, वी कुड लेकर के चल सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीरीज डिस्कशंस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी प्रिपरेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि होगा हमारा आज जुडिशरी के वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जाकर के, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस के आगे आपको ईयर भी देखने को मिल जाएगा, किस किस ईयर में पूछे गए हैं, किस किस ईयर में, और वो टॉपिक कहाँ से निकल के आया है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस निकल के आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में रहता है, तो उसी के बैकग्राउंड में जाके एग्जामिनर क्या कर लेता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना आज का डिस्कशंस। और मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जब स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आए तो आप पहले अपना आंसर टिक करें, तब उसके बाद राइट आंसर देके सही है तो ठीक है, तब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर गलत हो रहा है तो उदास नहीं होना है, आप के लिए एक एनालाइज देगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, या और एक तरीके से आप इसको रिवीजन के तरीके से भी आप देख सकते हो कि आपका एक ओवरव्यू क्या होगा, कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम में, जो सिविल सर्विस में एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर एक एग्जाम के लिए आपको क्या है, इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। एक ओवरव्यू भी तो पता चलता रहेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ कहाँ से रहा है, कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो चलिए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 है, तो उनमें से कौन चेयरपर्सन रहता है, यानी कि इसमें चेयरपर्सन के रिगार्डिंग में पूछ रहा है। अब आप जब एम लक्ष्मीकांत की वीडियो में, मतलब एम लक्ष्मीकांत की जब आप बुक को पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखने को मिल जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।
NHRC। तो इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था, एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है अपनी सर्विसेज दे रहा है। ऑप्शन बी है एनी सर्विसिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि कोई भी जज जो अपनी सर्विसेज हाई कोर्ट में दे रहा हो। ऑप्शन सी है ओनली अ रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है सिर्फ वही क्या है चेयरपर्सन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ऑप्शन डी है ओनली रिटायर्ड जज चीफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही क्या कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारी कंट्री में जो NHRC कमीशन एक्ट जो कि 1993 का, उसके जो चेयरपर्सन बनते हैं वो कौन बनते हैं, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं NHRC एक्ट, तो ओनली रिटायर्ड जज ही क्या बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या बनते हैं NHRC के मेंबर बनते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि इसको जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें रिकमेंडेशंस किसकी रहती है, कमेटी कुछ, यानी कि जो कमेटी ऑफ कंपैरिजन है उसके रिकमेंडेशंस के बेस पे क्या है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है NHRC के चेयरपर्सन में। तो इसमें कौन कौन रहता है कमेटी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ, यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो इनकी रिकमेंडेशंस के बेस पे क्या है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को। तो देखिए अब अगर आप चेयरपर्सन के रिगार्डिंग में आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि NHRC के जो चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या है, प्रेसिडेंस इन वारंट ऑफ प्रोसीडेंस के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आपको क्या करेक्टली असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में लगाना है, बढ़ते से घटते क्रम में। जैसे ऑप्शन ए है, पहला आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स द ऑफ पार्लियामेंट, फिर आता है डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन बी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसको आपको क्या करना है, बढ़ते से घटते क्रम में लेके जाना है। जैसे आपने मैथ में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा, डिसेंडिंग में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ऐसे, और असेंडिंग में क्या होता है, हम ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, उससे छोटा उससे छोटा, और इसमें लिखते हैं सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बताना है। ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता है ना इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, किसके रिगार्डिंग में, प्रेसिडेंस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आता है सुप्रीम, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या आता है, पहले नंबर पे आता है, वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे आता है, प्राइम मिनिस्टर तीसरे रैंक पे यानी कि तीसरे नंबर पे आता है। फिर बात करते हैं जो गवर्नर ऑफ स्टेट है विन द रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स कम, सो वो कितने नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है। फिर इस हिसाब से अगर हम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस के, तो जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है वो आता है 9वें नंबर पे, फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आता है 10वें नंबर पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है 11वें नंबर पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं 21वें नंबर पे। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी पूछा गया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं तो आप ये जरूर देख ले कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। जैसे आप लोगों में से किसी ने जिन स्टूडेंट ने या कैंडिडेट ने अगर 2022 में अगर एग्जाम दिया हो
तो वहां पे देखना कि ऑप्शन में कुछ चेंजेस आ गए थे। जैसे यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड दिया गया है, तो 2022 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने क्या किया था, ये एलिमिनेशन मेथड हटा करके बस कर दिया था पेयर वाला, कि जैसे आपका ऑप्शन ए था कि ओनली वन पेयर आर करेक्ट, ओनली वन पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी था ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी था ऑल पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दी अबव। तो इन चार आप पेयर के हिसाब से भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 हाई कोर्ट ही आपको देखने को मिलेगा। फिर कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पंजाब, हरियाणा और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ छत्तीसगढ़ है इसका एक कॉमन हाई कोर्ट है, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का खुद का अपना क्या है, हाई कोर्ट है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप पेयर के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है ओनली 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आप पेयर के हिसाब से देख लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, हमारी कंट्री में पहले क्या था, 21 हाई कोर्ट था, लेकिन जब 3 नए स्टेट और क्रिएट किए गए 2000 में, तो उनका क्या है, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जैसे बिलसापुर, उत्तराखंड, नैनीताल एंड झारखंड एट रांची, तो इनके हाई कोर्ट यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का क्या एक कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 2013 में 3 और नए जो हाई कोर्ट है वो क्रिएट किए गए, बनाए गए, स्थापित किया गया। एक था नॉर्थ वेस्ट, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए क्या है क्रिएट किया गया एक हाई कोर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट की संख्या कितनी थी, 21 से बढ़कर के 24 हो गई। फिर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, जिसे हम एनसीआर यानी कि सॉरी एनसीआर करा, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, उनका अपना क्या है खुद का हाई कोर्ट है, इसलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। फिर देखिए बात करते हैं, इस टाइप जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। फिर 2018 की बात करते हैं तो टोटल कितने 24 हाई कोर्ट है। तो इस वजह से आपका जो पहला आंसर था कि 25 हाई कोर्ट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए फिर आपको यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर एक हमारा न्यू यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है, तो आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर का खुद का अपना हाई कोर्ट है या नहीं। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितनों को पता है कितनों को नहीं पता है, या अगर नहीं पता तो आप एक बार सर्च करके देखना, तो इससे भी आपका क्या है एक क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हाई कोर्ट को लेकर के। तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट कहता है द पार्लियामेंट कैन नॉट enlarge the jurisdictions of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution। मतलब क्या इसका कि इसमें कुछ कहने का मतलब ये कह रहा है कि संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिकार संविधान के द्वारा ही क्या है प्रवत क्षेत्र अधिकार तक ही वो सीमित है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कॉन्करेट चीफ जज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं और जो सर्वेंट है उनकी जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो संविधान मुक्त न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है, और उनको जो चार्ज किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी,
यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। अब देखिए पहला क्यों इनकरेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट की बात करते हैं, इज नॉट अ करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 138 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट कैन enlarge jurisdictions एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एनी मैटर्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपको पता ही है जिसमें सेंट्रल क्या करता है, कानून बना सकता है। वेयर एरिया अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शंस यानी कि क्षेत्र अधिकार की बात करते हैं, टू एनी अदर्स मैटर कैन बी enlarged। स्पेशल एग्रीमेंट है किसके बीच में, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्करेड स्टेट में। तो इसलिए हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या एसिस्टेशंस और रीजन वाले क्वेश्चन है। जैसे देखिए एसिस्टेशंस में कहते हैं कि हमारी कंट्री का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, अगर आप बैकग्राउंड में देख लो तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट था और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था यहाँ पे ये भी क्या था, हाई कोर्ट की ही रिगार्डिंग में था। अब जैसे देखिए हम बात करते हैं कि एसिस्टेशंस में कहा गया है कि भारत के अंदर हर एक टेरिटरी का अपना क्या है, खुद का सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है। दूसरा रीजन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान क्या वो प्रोवाइड कराता है हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए। अब जैसे देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हर एक स्टेट का खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है, कुछ स्टेट की कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है। तो उस तरीके से यहाँ से हमारा रीजन तो गलत हो जाता है। अब जैसे देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो आर रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसिस्ट्रेशन का। बी है दोनों ही सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसिस्ट्रेशन का। सी है कि ए सही है आर गलत है, मतलब एसिस्ट्रेशन सही है रीजन गलत है। और ऑप्शन डी है एसिस्ट्रेशन गलत है रीजन सही है। अब इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा कोड इसमें करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है रीजन सही है। अब बात करते हैं, जैसे देखिए आर्टिकल 214 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या बात की गई है कि हाई कोर्ट रहेगा हर एक स्टेट का और रीजन इसलिए हमारा सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे स्टेट के अंदर, देखिए यहाँ पे 29 है, आप इसको 29 नहीं 28 कर लें। यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरी उसको कर ले 6 हाँ, तो क्योंकि जो दमन और नागर हवेली था उसको क्या है मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा एसिस्ट्रेशन है वो गलत है, रीजन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया आपको ये बताना है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तब उस टाइम के चीफ जस्टिस कौन थे। ये सीधा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में। कहीं ना कहीं करंट चीफ जस्टिस या हमारा सुप्रीम कोर्ट या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस न्यूज में था, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिए और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। ऑप्शन ए है जैसे कि एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है ए एम अहमदी, ऑप्शन सी है ए एस आनंद और ऑप्शन डी है पी एन भागवती। तो इन चारों में से बताने की कौन थे उस टाइम पे हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस जिसके अंदर में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि पी एन भागवती। देखिए पी एन भागवती की बात करते हैं तो वो जो चीफ जस्टिस रहे वो 1985 में रहे, यानी कि 1985 दिसंबर और 1986 तक वो क्या है हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। अगर हम बात करते हैं इनके जो टेन्योर था, टाइम पीरियड था, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी जुडिशियल सिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है और 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिसेज एज द permanent judge of high court cannot plead or act in any court or before any authority in Indian expert of the Supreme Court। मतलब एक व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद पर काम किया हो, पद संभाला है, वह सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर भारत में किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकरण के समक्ष दलील या कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता अ पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड अपॉन एज द जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया अनलेस हैज
he has for at the least 5 year held a judicial office in the territory of India। मतलब कि कोई व्यक्ति भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसने कम से कम 5 वर्ष तक के लिए भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य ना किया हो। तो सीधा सीधी ये क्वेश्चन आप किससे निकाल सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आया। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा। इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखते हैं क्यों। देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम आफ्टर रिटायरमेंट की बात करते हैं, जो परमानेंट जज होते हैं वो हाई कोर्ट shall not plead or act in the court or before any authority in India excepted the High Court and Supreme Court other than the High Court in which the head held his office। आर्टिकल 220 मतलब आर्टिकल 220 क्या कहता है कि इसमें ये कहा गया है कि जो सेवा नियुक्त के बाद जो उच्च न्यायालय का एक अस्थायी न्यायाधीश भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष दलील या कार्य नहीं करेगा सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा, किसी अन्य हाई कोर्ट के अलावा जिसमें उसने अपना पद संभाला या यानी कि संभाला हो। तो ये किसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है? आर्टिकल 220 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट वो क्यों गलत है। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, 217 के अकॉर्डिंग, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत बन जाता है क्योंकि एक पर्सन जो है वो क्वालिफाइड नहीं हो सकता है इसके लिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो कि अनलेस कम से कम उसने 10 साल के लिए अपनी सेवा ना किया गया। यहाँ पे 5 साल है, बस 5 की जगह पे आपको क्या कर देना है, 10 साल कर देना है। तो वो 5 साल है, कम से कम 10 साल तक के लिए क्या है उसको किसी भी जुडिशियल ऑफिस में काम करना होगा, तब जाकर के वो हाई कोर्ट के जज के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मैनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव अ जुरिडिक्शंस ओवर मोर देन 1 स्टेट। मतलब भारत के कितने उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार एक से अधिक राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। तो आपके पास जो ऑप्शन है, एक मिनट, आपके पास जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 3। अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र और गोवा का एक कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कॉमन हाई कोर्ट। फिर वहीं पे गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का क्या है, एक कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो उसका क्या है, पंजाब हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। तो इसमें बताने की जो पहला स्टेटमेंट है, जज वी आर कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो नए, यानी कि अगर बात करते हैं जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस वी आर कृष्णा अय्यर रह चुके हैं या रह चुके थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोगेनिटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका के प्रवक्तों में से एक माना जाता है। इन दोनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दूसरा। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए अगर बात करते हैं जस्टिस ऑफ पी.एन. भागवती थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था, और वी आर कृष्णा अय्यर एक फर्स्ट जजेस थे जो कि एडमिट किया गया था पीआईएल इन द कोर्ट। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट से ये पहला इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने
प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जो कि डायरेक्ट जुडिशियल से ही थे, हमारी जुडिशरी सिस्टम से था। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की क्वालिटी से या जो हमारा सीरीज था किस पैटर्न पे आगे कंटिन्यू चलेगा, तो इससे आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि ये सीरीज आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च कर लोगे तो शायद ही कहीं आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा वीडियो सीरीज में जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इतने सीक्वेंस से टॉपिक वाइज टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिवाइडेड करके कोई आपको प्रोवाइड करा रहा हो। अगर यही चीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।